चलिए क्रियाकलाप 5 देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि आप तालाब या नदी का पंकिल, पंकिल का मतलब होता है गंदा, मैला, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह ना मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के लिए क्या करना, आपको छोड़ देना है। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षण को लिखिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? तो क्या गिलास की तली में मिट्टी बैठ गई? मिट्टी बैठ गई, अभी हमने पढ़ा था अपसादन विधि होता है, ठीक है। तो अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए और इस गिलास के ऊपर ही जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। तो ये हमारा निस्तारण विधि हो गया। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे? निस्तारण विधि कहेंगे। क्या दूसरे गिलास का जल अब भी क्या है, पंकिल या मैला है? तो आप या अथवा भूरे रंग का है। अब इसका निस्यंदन कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, फिल्टर के द्वारा या छलनी के द्वारा छान लेना है। तो ये तीनों मेथड का उदाहरण एक साथ आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये मिट्टी वाले उदाहरण से आपको बताया जा रहा है उसी तीनों मेथड को, विधि को दोबारा से। अब इसका निस्यंदन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए कपड़े, और इसको निस्यंदन कैसे करेंगे आपको मैंने बता दिया है। कपड़े के द्वारा या फिर फिल्टर पेपर के द्वारा आप कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे कपड़े वगैरह में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। तो कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं, यानी छेद होते हैं, इसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। तो कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग है निस्यंदन के द्वारा, यानी छानने के लिए किया जाता है। तो ये निस्यंदन विधि का बताया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या है कि यदि जल अब भी गंदला है या मैला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र के द्वारा निस्यंदन कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र होते हैं। यानी फिल्टर पेपर में क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र पर एक ऐसा निस्यंदन होता है, फिल्टर पत्र क्या है, एक ऐसा निस्यंदन होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ठीक है। फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्यंदन होता है, निस्यंदक। तो निस्यंदक का एक उदाहरण हम दे सकते हैं, क्या, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक ऐसा निस्यंदक है, यानी निस्यंदन कार्य करने वाला निस्यंदक, जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। और फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आपने इसको मोड़ा, ये शंकु के आकार की बन गई। किस आकार की हो गई, हमारी शंकु के आकार की। और इसको ये कीप है, ये कीप में लगा दिया और ये पानी इसमें डालेंगे और ये साफ़ होकर फिल्टर होकर इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते, यानी मिश्रण के जो ठोस कण होते हैं इसके छिद्रों से गुजर नहीं पाते, क्योंकि क्या होता है, इसमें छिद्र जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं और फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। तो ये फिल्टर पत्र में ही कचड़े जो होते हैं वो इसी के ऊपर रह जाते हैं और पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो इसका यूज जो है हम लोग साधारणतः फलों और सब्जियों के रसों को पीने से पहले उसमें बीजों या ठोस कणों को पृथक किया जा सकता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर, यानी निस्यंदन विधि का बता रहे हैं कि हम लोग फलों सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों को और ठोस कणों को अलग करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि बीजों को और ठोस कणों को अलग करने के लिए। और निस्यंदन विधि का उपयोग हम घरों पर पनीर बनाने में भी करते हैं, क्योंकि पनीर को करने के लिए क्या करते हैं, हम दूध को पहले क्या करते पड़ते हैं। क्या आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। क्या करते हैं हम लोग, नींबू का रस मिलाया जाता है ताकि उसको पनीर को फाड़ सके, मतलब दूध को फाड़ सके, और इससे हम पनीर बनाते हैं। तो कैसे करते हैं, इसे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव्य का मिश्रण प्राप्त होता है। यानी कि जब हम नींबू निचोड़ देते हैं तो फट जाता है, फिर पानी अलग हो जाता है और उसमें मलाई वगैरह जो होती है वो अलग अलग हो जाती है। तो पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक करते हैं। यानी कि जब हम कपड़े में डाल देते हैं उसको और फिर उसमें जो भी पानी है वो निकाल देते हैं और फिर मलाई मतलब जो उसमें मटेरियल है अच्छा काम का वो उसमें रह जाता है और फिर इसको हम फ्रीज में डाल देते हैं और इस प्रकार से पनीर तैयार। तो आपने निस्यंदन विधि का
यूज़ देखा। अगला हमारे पास है विधि वाष्पन। वाष्पन मतलब भाप, भाप बनाना उसका। तो इस विधि का उपयोग देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, क्रियाकलाप 6 है। आपको पहले तो एक बीकर यानी एक बर्तन में थोड़ा सा क्या करना है, आपको जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और इसे अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक डालने के बाद और मिलाने के बाद तो आपको पता ही होगा कि नमक तो दिखता ही नहीं है। और नमक के जल से भरे बीकर को गर्म करना है और जल को उबालकर उड़ने दीजिए उसको। जब हम जल को उबालते हैं तो क्या होती है, भाप निकलती है, उसमें से धुआं निकलती है, देखा होगा हल्का हल्का। बीकर में क्या बचता है, तो जब उबाल देंगे तो पानी तो उड़ जाएगा, उसके बाद आपको बीकर में नमक ही दिखेगा। क्या इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया? तो हमने इस विधि में क्या किया, वाष्पन की विधि का उपयोग किया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, पानी में नमक मिलाया, फिर हमने जल को उबाल दिया। उबालने से क्या हुआ, जल जो है वो भाप के रूप में बन के उड़ गई, वाष्प हो गया, और जो नमक था वो बर्तन में ही, बीकर में रह गया। ठीक है, तो वाष्पन प्रक्रिया क्या होती है जरा देख लेते हैं। तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। यानी जल को जब हम भाप में, वाष्प में जब परिवर्तन कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को ही वाष्पन कहते हैं। और जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जैसे आपने देखा होगा बरसात क्यों होता है, क्योंकि जब हम सूरज की रोशनी, मतलब हम नहीं, सूरज की रोशनी जल पे पड़ती है और जल क्या होता है, भाप में बदलता है, वाष्प होता है। तो ऐसा ही होता है। तो फिर उसके बाद वो बादल बनती है, ठंडा होती है, फिर बरसती है। तो इस प्रकार से ये भी है, वाष्पन की प्रक्रिया वही होती है। तो जब जल का वाष्प में, भाप में बदलना ही वाष्पन होता है जल का। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। यानी नमक वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनमें मिश्रित होती है, और इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण क्या होता है, नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूरज की प्रकाश से जल गर्म होकर क्या होता है, वाष्पन होता है, उसका भाप बनता है, धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है, और कुछ समय बाद सारा जल क्या होता है, वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाता है। और तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रणों का शोधन करके, ठीक है, साधारण है नमक प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार जो चित्र में दिखा देता हूँ मैं आपको, इस प्रकार है, जल को गड्ढे में पैक किया, मतलब गड्ढों में भर दिया, और गड्ढे में भरने के बाद क्या हुआ, सूरज की रोशनी से जो जल था वो वाष्प हो गया, भाप बन गया, और नमक है वो इस प्रकार से वो नीचे रह गई है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज़ को पृथक करने की कई विधियों का उपयोग किया जाता है। यानी कि एक चीज़ को पृथक करने के लिए हमें 2-3 विधियों को यूज करना पड़ता है। तो इसके बारे में देखते हैं। क्या होता है कि हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। चलिए क्रियाकलाप 7 के द्वारा समझते हैं इसको कैसे किया जाता है। तो रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। आपने क्या लिया, रेत और नमक का मिश्रण किया, और हम देखते हैं इसको रेत और नमक को अलग करने के लिए, रेत और नमक दोनों ही एक जैसे ही होते हैं, तो इनको अलग करने के लिए हम किन किन विधियों का उपयोग करते हैं देखिए। तो इसे आप कैसे पृथक करेंगे, हमने पहले भी देखा है कि हस्त चयन विधि, इसे पृथक नहीं कर सकते। इस मिश्रण को बीकर में रखिए, यानी एक बर्तन में रखिए और इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए रख दीजिए। क्या आप देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ गया है? अब क्या होगा, जब आप जल मिला के रख देंगे तो रेत जो है वो नीचे आ गई है, ठीक है, तली में बैठ गया, और इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। यानी कि आप इसको छान सकते हैं या फिर इस जल को उड़ेल सकते हैं किसी दूसरे बर्तन में, ठीक है। तो निस्तारण और निस्यंदन दो होते हैं। निस्तारण द्रव्य में क्या होता है, निस्तारण द्रव्य में क्या होगा कि आपका थोड़ा बहुत रेत जो है वो जल में ही आ जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण था? तो बिल्कुल, जल में वही अभी भी नमक है, क्योंकि रेत तो नीचे बैठ गई है लेकिन जल में नमक है ही है। अब इसे
निस्तारण द्रव्य से नमक व जल को पृथक करना है। तो निस्तारित जो हमने अभी जल निकाला है उसमें द्रव्य से नमक और जल को भी पृथक करना बाकी है। अभी तो हमने रेत को अलग किया है। तो इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। यानी कि अब उसको क्या करना है, किसी केतली में रखना है, ढक्कन बंद करना है और उसको उबलने के लिए छोड़ देना है। टोपी से भाप निकलती दिखती है। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलती देखते हैं? चित्र दिया है जैसे कि ये केतली है, इस केतली में हमने जल और नमक को डाल दिया है। अभी गर्म होने से क्या हो रही है, भाप निकल रही है। चलो इसको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ। इसमें क्या है, केतली है, इस केतली में से भाप बन रहा है, भाप निकल के ये इस पे आ रही है, बाहर निकल रही है। अब आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, उसके ऊपर आइस रख देना है, बर्फ़ रख देना है। बर्फ़ क्यों रखना है, क्योंकि थाली जो ठंडी हो जाएगी और ठंडी स्थानों पर जो भाप होती है वो भाप में ना रहकर धीरे धीरे वो पानी द्रव्य में बदलने लगता है। तो इसीलिए हमने इसके ऊपर बर्फ़ डाल दिया है, ये ठंडा है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बर्फ़ का पानी भी तो इसमें जा रहा है, लेकिन अभी हम बर्फ़ का पानी नहीं ले रहे अंदर, हमें सिर्फ इस भाप से बनती हुई जल चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, भाप लेंगे, भाप निकलेगी इसमें से और ये भाप है ठंडी होकर जल की बूंदों के रूप में आ जाएगी। तो इस प्रकार क्या है, हमारा जल तो इस गिलास में आ गया और जो नमक है वो इस केतली में रह जाएगा। तो इस प्रकार हमने रेत को भी, नमक को भी और जल को भी अलग अलग कर लिया है। ठीक है, तो हमने इसमें 3 विधि का उपयोग कर लिया। एक तो हमने निस्तारण या निस्यंदन विधि का, अपसादन विधि का, वाष्पन विधि का और सबसे लास्ट में यहाँ पे है संघनन विधि। इसमें क्या हो रहा है, भाप जब द्रव्य में बदलता है यानी पानी का रूप लेता है जब भाप, उसको हम कहते हैं संघनन विधि। तो 3-4 विधि का हमने यहाँ पर यूज किया। इस प्रकार हमने देखा कि हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन और संघनन विधियों द्वारा यानी विधियों का उपयोग करके सफलतापूर्वक हमने पृथक किया है। यानी हमने कितने विधि का उपयोग किया है, निस्तारण 1, निस्यंदन 2, वाष्पन 3, संघनन 4। तो हमने 4 विधि का उपयोग कर लिया है। और पहली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है, उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि का द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने ये पाया कि वह तो लिए गए नमक के थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाई है। तो उससे कहाँ त्रुटि हुई है? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? तो अध्याय 2 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विलयन। ठीक है, यानी कि जो हम जल को मिलाने के बाद जो बनता है उसको विलयन कहते हैं। तो हमने क्या है, हमने कई पदार्थ जल में, यानी क्या होता है, कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं, यानी जो जल में घुल जाती है, मिल जाती है, उसको विलय कहते हैं। और जल में मिलने के बाद क्या बनती है? विलयन बनती है। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाए तो क्या होगा, यानी मान लेते हैं हमारे पास जल थोड़ा है और उसमें हम नमक है जो है वो बहुत ज़्यादा मिलाते चले जाते हैं, जैसा कि पहली ने भी पीछे किया था। उसने बहुत सारे नमक को जल में डालकर रेत में मिलाकर उसको अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन उसको नमक जो है वो प्राप्त नहीं हुई थी। इसका हल अब हम जानेंगे कैसे, क्या गलती की थी उसने। तो क्रियाकलाप 8 दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। तो इस कार्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। यानी एक बीकर लीजिए, गिलास लीजिए, एक चम्मच लीजिए, नमक लीजिए और पानी लीजिए। नमक और पानी, आधा कप जल बीकर में डालिए। यानी कि आपको क्या करना है भाई, जो बर्तन है उसमें आधा कप जल डालना है और 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक उसको घुमाना है, मिलाना है, तब तक कि पूरी तरह से ना घुल जाए। अब फिर क्या करना है, 1 चम्मच और डालिए, फिर इसको मिलाइए, फिर इसी तरह आप नमक डालते जाइए, मिलाते जाइए, डालते जाइए, मिलाते जाइए। फिर क्या हुआ, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद
क्या आप ये पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है, यानी कि जब आप उस पानी में नमक मिलाते जा रहे हैं तो वो अब मिल नहीं रहा है, बल्कि अब नमक जो है उसकी तली में नीचे बैठ रहा है, अब वो नमक मिल ही नहीं रहा है, वो नीचे जा रहा है। तो क्या होता है कि जब आप जल में कुछ नमक मिला रहे हो और जब वो और अधिक नहीं घुलता है और अधिक नहीं मिलता है उसमें, तो उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जब विलयन में और पदार्थ नहीं घुलता हो तो वो संतृप्त विलयन कहलाता है। तो हम यही होता है, यहाँ पर क्या होता है कि नमक अब जल में और नहीं घुल रही है, बल्कि वो अब तली में बैठ रही है। तो यदि हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है, ठीक है। और अब ये विलयन जो है वो संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है, संतृप्त विलयन कहला रहा है। यहाँ ये एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय समता क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में नमक अधिक मात्रा में मिलाए थे, ठीक है। फिर उसको क्या है, नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था, लेकिन नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। यानी कि क्या हो गया, जो नमक जो थी वो संतृप्त विलयन बनाने के लिए वो नमक जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। यानी संतृप्त विलयन तो बन गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा नमक बच गई थी। यानी संतृप्त विलयन बनाने के लिए नमक ज़्यादा थी। यानी कि अब वो नमक जो थी वो अब उसमें जल में घुल नहीं रही थी, बल्कि तलियों में बैठ रही थी। तो जिस कारण क्या हुआ कि अविलेय जो नमक थी, जो जल में नहीं घुला था, वो रेत के साथ मिल गया, जिससे पुनः प्राप्ति नहीं किया सका। क्योंकि जब रेत में मिल गया नमक, वो जल में तो मिला नहीं। और हम क्या करते हैं, रेत में मिलने के बाद हम जल को अलग करते हैं, तो जल में जितना नमक घुला था वो तो निकल गया, लेकिन जो नहीं घुला था वो रेत में रह गया था, जिस वजह से उबालने के बाद भी उसको सिर्फ थोड़ी सी नमक प्राप्त हुई थी। समझ गए? तो ये मिस्टेक हुई थी, क्योंकि जब हम जल में उसके मिलने जब हम विलयन में पदार्थों के और अधिक पदार्थ जब मिलाते हैं और जब वो घुलता नहीं है तो वो संतृप्त विलयन बन जाता है। तो क्या कह रहा है कि कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, ठीक है। मतलब क्या, उसके पास तो पूरा नमक को मिलाने के लिए अब जल तो है नहीं। तो क्या आप कुछ ऐसा विधि बता सकते हैं जिसमें थोड़ी मात्रा में पानी हो, फिर भी आपको पूरी नमक को मिलाना है? तो इसके लिए भी देखते हैं क्या है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कम मात्रा में पानी होने के बावजूद भी आप सारी नमक को मिला सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, चलो क्रियाकलाप 9 पढ़ते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो बीकर में कुछ जल लेना है आपको और उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक इसमें और अधिक नमक ना घुल सके। और इस प्रकार क्या करेंगे, हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। यानी कि हम अब नमक मिला रहे हैं, मिलाते मिलाते अभी भी नमक जो है वो घुल नहीं रहा है, तो हमें कैसा जल प्राप्त हो गया, विलयन, संतृप्त विलयन प्राप्त हो गया। अब इस संतृप्त विलयन को क्या करना, हमें उबालना है। जब हम उबालेंगे तो क्या होगा, वो नमक जो है, जो नहीं मिल रही थी, जो नहीं घुल रहा था, वो घुल जाएगा, मिल जाएगा। और मिलने के बाद हम फिर नमक डालेंगे, फिर उसको उबालेंगे, फिर मिलेगा, फिर नमक डालेंगे, फिर मिलेगा, फिर नमक डालेंगे, उबलेगा, मिलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा और सारी नमक इस तरह मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दूसरा विधि है कि हम गर्म करते हुए, ठीक है, कैसे, तो ये क्रियाकलाप क्या बताता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा को घोली जा सकती है। आप नमक डालिए, उबालिए, फिर नमक डालिए, उबालिए, इस तरह आप सभी नमक को कम पानी में भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी विधि है जिस प्रकार हम कम पानी में भी नमक को मिला सकते हैं। पहली विधि है वैसे तो ये। फिर आती है क्रियाकलाप 10। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाए। यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में दो अलग अलग पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो क्या वो दोनों बराबर मात्राओं को मिलाती है या किसी को कम मिलाती है, किसी को ज़्यादा मिलाती है? तो क्रियाकलाप को देखते हैं और समझते हैं। तो क्रियाकलाप 10 क्या कह रहा है कि आपको 2 गिलास लेना है और प्रत्येक में आधा कप पानी लेना है और एक गिलास में एक चम्मच नमक मिलाना है। फिर इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए, यानी एक गिलास में नमक डालना है, एक गिलास में नमक और चीनी डालनी है, अलग अलग गिलासों में। फिर इसमें हर गिलास में आपको चम्मच डालते हुए गिनती करना है कि इसमें कितनी चम्मच नमक घुल गई, इसमें कितनी गिलास चीनी घुल गई। और इस प्रकार हम करते हुए देखते हैं कि जो नमक होती है, यानी हम देखते हैं क्या होती है कि जो जल होता है वो पदार्थों को क्या करती है, अलग अलग पदार्थों को अलग अलग मात्रा में विलय करती है।
यानी कि नमक ज़्यादा घुल जाती है, सॉरी चीनी ज़्यादा घुल जाती है या नमक कम घुलती है, या फिर नमक ज़्यादा घुल जाती है चीनी कम घुलती है। एक बार आप ट्राई करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो आप एक जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमने पाया कि क्या होता है, जल में विभिन्न पदार्थ होती है, ठीक है। तो जल में विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है, यानी जो जल होती है वो सभी पदार्थों की बराबर समान मात्रा नहीं घोलती है, सबको अलग अलग तरीके से मिलाती है। यानी किसी की ज़्यादा मात्रा घुलती है, किसी की कम मात्रा घुलती है, यानी भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। तो MCQ बन सकती है कि क्या जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलती है या नहीं। तो वो भिन्न भिन्न मात्रा को घोलती है, समान मात्रा नहीं घोलती है, अलग अलग मात्रा होती है, किसी में ज़्यादा घोलती है, किसी पदार्थों को कम घोलती है, ठीक है। तो हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है, ठीक है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग जो है विज्ञान प्रयोगशालाओं में किया जाता है। तो हमने इससे क्या सीखा कि पदार्थों को द्रव्य में घोलने से विलयन प्राप्त होता है, और यदि विलयन में और पदार्थ ना घुले तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी क्या होता है कि भाई यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो संतृप्त विलयन कहलाती है। जैसे कि हमने थोड़े से जल में बहुत ज़्यादा नमक घुलाने पर देखा कि नमक जो है वो तली में बैठ रही है, तो ये संतृप्त जल हमें प्राप्त हो रही है। संतृप्त जल का मतलब ये होता है कि जब आपका जल कम होता है और आपकी पदार्थ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से जो विलयन हमें प्राप्त होता है, जो मिश्रण प्राप्त होता है, वो संतृप्त विलयन कहलाती है। और आपका चैप्टर यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।